की हाल चाल भाइयों और उनके बहनों, उम्मीद है तुम सब बढ़िया होते होगे। तो आज का हमारा वीडियो क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 द सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के बारे में है। और यार तुम लोगों को तो पता ही है कि हमारे पढ़ने का तरीका क्या है, हमें स्मार्ट वर्क करना ज्यादा पसंद है rather than हार्ड वर्क। तो आओ यारो करते हैं इस चैप्टर को डिकोड ऐसे जैसे हम और लियोनार्डो दा विंची के पर्प होते हैं। तो इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले तुम्हें एक बात जान लेना बहुत ही जरूरी है कि यार मैं और तुम जो भी चीजें करते हैं जिससे हमें पैसे मिलते हैं ना भाई, उसी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। देखो सही बताओ तो हम कई तरह के ऐसे काम करते हैं जिनमें हमें पैसे मिलते हैं, और अगर इतने सारे एक्टिविटीज को हम समझने जाए तो हमारे साथ कुछ ऐसा होगा। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो यार इसीलिए कुछ बुद्धिमान लोगों ने मिलके, जिन्हें हम कह सकते हैं इकोनॉमिस्ट, सारे ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सेक्टर्स पे क्लासिफाई कर दिया, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बांट दिया ग्रुप्स में। अब तुम लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि तुम्हें सिर्फ 3 तरह के क्लासिफिकेशंस को पढ़ना है। पहला क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का नेचर क्या है, जिसके अंदर यार प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स है। और दूसरा क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे एम्प्लॉयमेंट का कंडीशन कैसा हुआ, यहाँ यार ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को देखना है। और आखिरी क्लासिफिकेशन जहाँ हम इकोनॉमिक एक्टिविटी का ओनरशिप को देखेंगे, जहाँ यार हमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स के बारे में देखना है। तो यार बिना किसी देरी और बकचोदी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो करते हैं शुरुआत सबसे पहले क्लासिफिकेशन से, जहाँ पढ़ेंगे यार प्राइमरी सेक्टर के बारे में। तो प्राइमरी सेक्टर जिसे हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। अब इसके अंदर हम कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं नेचुरली, वो सारी चीज़ें प्राइमरी सेक्टर के अंदर में आता है। और मैं अगर एग्जाम्पल का बात करूँ, एग्रीकल्चर, फिशिंग, डेयरी, फॉरेस्ट्री और कई सारे भाई। उसके बाद दूसरा सेक्टर सेकेंडरी, जिसे यार हम जानते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से। अब इसके अंदर हम नेचुरल चीज़ों को मैन्युफैक्चर करके एक नया लुक देते हैं। अब जैसे यार देखो शुगर कैन है, यानी कि गन्ना यार, जिसे हम मैन्युफैक्चर करके शुगर बनाते हैं। बात समझ गए। इसके बाद तीसरा है टर्सरी सेक्टर, जिसके अंदर यार बेसिकली सर्विसेज है, जो कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ, टीचिंग यार। इसी तरीके के कई सारे सर्विसेज है, वो सारे टर्सरी सेक्टर के अंदर में आता है। और यार इसीलिए टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। और यार बहुत आसान एग्जांपल्स का बात करूँ तो बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, टीचिंग और यार ब्ला ब्ला, तुम लोग समझ गए हो। अब यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान से कान खोल के सुन लो। जो भी हमारा टोटल प्रोडक्शन होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स पे, इन्हें जब हम जोड़ देते हैं ना भाई, तो इससे मिलता है हमें अपना जीडीपी। और लॉन्डो भूल से भी ये मत कर देना, जीडीपी को अपने क्रस का डीपी मत समझ लेना। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नाम तो सुना ही होगा, क्यों सेनोरिटा? भाग यहाँ से भोसड़ी की। वैसे यार जीडीपी का एक डेफिनेशन भी है, तुम लोग जानना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ। अब जीडीपी यानी जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मैं बार बार कह रहा हूँ या फाइनल, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं एक साल के अंदर में, वो सारे ही पार्ट होता है जीडीपी का। और जो चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, वो कहाँ से आ रहा है भाई? ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी से। इसके बाद यार बात कर लेते हैं जो इस सेक्टर्स हमने पढ़ा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इनका हिस्ट्री कैसा है। देखो यार जैसे मार्वल यूनिवर्स में, चाहे यार तुम बात कर लो स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क, सबका एक बैकग्राउंड हिस्ट्री रहा है कि कैसे वो हीरो बना। तो इसी तरीके से इन सेक्टर्स का भी एक बैकग्राउंड हिस्ट्री है, तो इन्हें यार देख लेते हैं। तो किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमी होता है ना, वो 3 स्टेजेस में बटा हुआ होता है। सबसे पहले एकदम जो शुरुआती स्टेज होता है, उस समय यार इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होता है। अब क्यों ज़्यादा होता है, इसके 2 रीज़न है। सबसे पहला चीज़, शुरुआती स्टेजेस में एग्रीकल्चर जो है बहुत ही प्रोडक्टिव एक्टिविटी हुआ करता है, क्योंकि यार उस समय ना मैन्युफैक्चरिंग होता है, ना टर्सरी सेक्टर होता है। तो प्राइमरी सेक्टर एक लोता सेक्टर होता है, इसका वजह से उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। और यार इसीलिए इस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है सेकेंड स्टेज, जहाँ यार अब सेकेंडरी सेक्टर का अचानक से इम्पोर्टेंट बढ़ जाता है। अब क्यों बढ़ जाता है? अब समय के साथ साथ हमारे पास नए नए मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक आता है, और ये चीज़ हमारा लाइफ बहुत ही आसान कर देता है। और शायद यार इसीलिए अब लोग यार एग्रीकल्चर सेक्टर पे काम करना उतना पसंद नहीं करते जितना वो फैक्ट्रीज में काम करना पसंद करते हैं। और इसके बाद आता है थर्ड स्टेज, जहाँ यार टर्सरी सेक्टर का इम्पोर्टेंस बढ़ने लगता है। लोग यार नए नए सर्विसेज का डिमांड करने लगता है,
और यार लोग अब ज़्यादातर काम भी करना चाहते हैं टर्सरी सेक्टर पे, क्योंकि यार तुम लोगों को पता ही है टर्सरी सेक्टर में यार काम करने का जो कंडीशन है बहुत ही अच्छा रहता है। अगर तुम उसे कंपेयर करके देखो मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर से, तो अगर तुम लोगों के दिमाग में अभी ये सवाल आ रहा है कि हमारा इंडिया का क्या सीन है, तो देखो हमारा इंडिया का सीन थोड़ा अलग है। आज़ादी के बाद अगर हम डेटा देखें 1973 से लेकर 74 का, तो हमारे जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है प्राइमरी सेक्टर का, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद टर्सरी सेक्टर का, जो कि पूरी तरीके से बदल जाता है कुछ सालों में ही। जब हम एनालाइज करते हैं 2013-14 का डेटा, हम यार देख पाते हैं कि अब यार जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है टर्सरी सेक्टर का, उसके बाद है सेकेंडरी और आखिर में है प्राइमरी सेक्टर। अब यार सवाल ये उठता है कि अचानक से यार टर्सरी सेक्टर का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा कैसे हो गया, यानी कि अचानक से हमारा टर्सरी सेक्टर इतना ग्रो क्यों हो गया। अब समय के साथ जैसे जैसे हमारा प्यारा भारत डेवलप्ड हो रहा है, कुछ बेसिक सर्विसेज जैसे कि हॉस्पिटल, एजुकेशन एंड बैंकिंग का डिमांड बहुत बढ़ रहा है। इसी के साथ साथ जो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुआ है कंट्री में, इससे भी सर्विस सेक्टर को काफ़ी बूस्ट मिला है। जैसे कि यार ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड और स्टोरेज फैसिलिटी सब इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है सर्विस सेक्टर का। उसके बाद देखो तुम मानो या ना मानो, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होने के कारण एवरेज इंडियन का इनकम जो है वो भी काफ़ी बढ़ा है, और इसके वजह से ट्रैवलिंग, शॉपिंग, टूरिज्म ये सारी चीज़ें अब कॉमन हो चुकी है। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है ये हमारा एक डे टू डे लाइफ का पार्ट बन चुका है। अब प्लीज़ मत पूछना मुझे ये क्या चीज़ होता है। ये जो इंटरनेट है जिससे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ या तुम मेरी बातें सुन पा रहे हो, ये सब किसकी वजह से हो पा रहा है भाई? ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हो पा रहा है। और आखिरी पॉइंट देखो, इस समय जीडीपी में अगर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसी सेक्टर का है वो है टर्सरी सेक्टर। अब यार इतना सुनने के बाद तुम लोग के दिमाग में चल तो यही रहा होगा कि अगर जीडीपी में टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है तो ज़्यादातर इंडियंस टर्सरी सेक्टर पे काम कर रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है भाई, ये बिल्कुल ही गलत बात है। इंडिया में ना 50% से भी ज़्यादा जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो काम करता है प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर पे, जबकि अगर तुम कंट्रीब्यूशन देखो जीडीपी पे एग्रीकल्चर का तो ये लगभग 20% से भी कम है, और वहीं पे जीडीपी पे टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर मिलके 3/4 का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। मतलब यार आधा से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर कंबाइनली दे रहा है, जिसकी वजह से हमारा देश फेस कर रहा है एक प्रॉब्लम जिसका नाम है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये है क्या? देखो एकदम आसान भाषा में बोलूँ तो तुमको जितना लोग चाहिए अपने काम करने के लिए, जब तुम उससे भी ज़्यादा लोगों को काम में लगा रहे हो, इसका मतलब है वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड है। मतलब ज़रूरत है 10 लोगों का और तुमने 30-40 लगा के रखा हुआ है। तो ऐसा ही कुछ है हमारे इंडिया में। एग्रीकल्चर में ज़रूरत है मान लो कि 10 का, फिर भी हमने 1000-2000 लगा के रखा हुआ है। कुछ ऐसा ही है भाई, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा। अब सवाल ये उठता है कि लोग यार प्राइमरी सेक्टर में क्यों इतना इंगेज है? ऐसा क्या खास है प्राइमरी सेक्टर में, मतलब जो कि लोग वहाँ भागे ही जा रहे, मतलब कुछ तो बात होता होगा यार। तो अगर तुम्हें काम चाहिए टर्सरी या सेकेंडरी सेक्टर पे, तो तुम्हें इसके लिए जरूरी है एजुकेशन एंड स्किल का, जो कि आधेतर इंडियंस के पास है ही नहीं। पढ़ाई तो कर लेते हैं हम, नाम का डिग्री भी मिल जाता है, बट नॉलेज के नाम पे हमारे पास कुछ नहीं होता है भाई। इसके अलावा देखो टर्सरी हो या सेकेंडरी सेक्टर हो, ज़्यादातर काम यार मशीन्स, कंप्यूटर्स से होता है, तो ज़्यादा जॉब भी क्रिएट हो नहीं पाता है यहाँ पे। और वही एग्रीकल्चर जहाँ में यार तुम्हें कुछ नहीं करना है, दिमाग तो बिल्कुल नहीं लगाना है, बस अपने फिजिकल पावर का इस्तेमाल करो। अगर तुम्हारा दिमाग घुटना में भी हो तब भी चलेगा। तो बस ऐसा ही है कुछ। इसके वजह से लोग यार आसानी से प्राइमरी सेक्टर पे काम कर लेते हैं और टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर के बारे में सोचते भी नहीं है। अगला टॉपिक ऐसा जिसका दूर से ही नाम सुनते नेता लोगों का गांडे फट जाता है भाई, कि देश में यार रोजगार कैसे लाए। सारे नेताओं को तो छोड़ ही दो, जो हमारे मोदी जी है, जिन्हें तुम कोई भी सवाल पूछ दो जवाब हाजिर रहता है। उनसे बस जाके इतना पूछो कि मोदी जी यार आपको जितना वोट चाहिए हम देंगे, आपको जितना इलेक्शन जितवाना है हम जितवाएंगे, हमारे कंधे पे है आपका पूरा मतलब कैंपेन। आपको बस 2 चीज़ करना है। आप तो इतना डेवलपमेंट करते हैं देश का यार, जितने भी लौंडे हैं ना उन्हें एक गर्लफ्रेंड और रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट दे दीजिए। मतलब भाई साहब बात सुन के ना ऐसे इग्नोर करेगा तुम्हें, ऐसे जैसे यार तुम्हारा क्रश तुम्हें इग्नोर करता है। इसकी हुई अभी घनघोर बेइज्जती। समझ रहे हो बात? क्योंकि कुछ चीज़ें यार किसी के हाथ में नहीं होती। ये ऐसा प्रॉब्लम है अगर जिसे तुम्हें कंट्रोल करना है तो तुम्हें सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा, जो कि इंडियंस करेंगे नहीं तो भाई ये प्रॉब्लम जो है हमेशा ही रहेगा।
बट कुछ ऐसा तरीका है जिससे तुम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो यार। वो क्या क्या है देख लेते हैं। पहला चीज तो देखो यार, अगर मोदी जी ना देश के अंदर में कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दे डैम्स और कैनाल्स का, तो इससे यार देखो हमारे जो फार्मर्स है उन्हें काफी मदद मिलेगा, और साथ साथ इन्हें बनाने में भी लोग चाहिए होगा, तो उधर भी यार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। इसके साथ साथ अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि मोदी जी ध्यान देना ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज फैसिलिटीज पे, तो इससे भी काफी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाएगा। इसके अलावा देखो इंडिया के अंदर में पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, बट यार डॉक्टर्स नर्सेस काफ़ी लिमिटेड है हमारे पास। तो अगर गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर के ऊपर भी ध्यान दे तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा रोजगार बन सकता है। बट वो अलग बात है, गवर्नमेंट के पास समय कहाँ है, बिजी है भाई, ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए समय थोड़ी होता है। और यार देखो तुम लोगों को पता ही है ये चीज़, हमारा आधा पॉपुलेशन इस समय गाँव में रहता है, तो गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो अपना इंडस्ट्रीज़ को गांव में सेटअप करे, ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार मिले और वो गांव से शहर में माइग्रेट ना करे। समझ रहे हो मेरी बात। और आखिरी चीज़ देखो, आज के समय पे टूरिज्म बहुत ही ट्रेंड पे चल रहा है, तो गवर्नमेंट अगर टूरिज्म को प्रमोट करे तो इससे भी यार अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है। अब यार देखो मैंने जो 5 पॉइंट तुम लोगों को बताया, इससे यार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में थोड़ा समय लगता है, और देश में यार इतना बेरोजगारी है, तो जरूरी ये है कि गवर्नमेंट तुरंत कुछ करे। यही सोच के साथ 2005 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम रखा मनरेगा या नरेगा, दोनों ही कह सकते हो तुम, जिसके अंदर में गवर्नमेंट ने सीधा सीधा कहा कि देखो हर एक इंडिविजुअल को काम करने का हक है, यानी कि राइट टू वर्क हर एक सिटीजन के पास होना चाहिए। काम नहीं करेगा तो खाएगा कैसे, अपने फैमिली को कैसे चलाएगा, अपने देश को कैसे चलाएगा। सही बात है, बहुत अच्छा गवर्नमेंट। तो इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया 625 डिस्ट्रिक्ट्स पे, जिसके अंदर गवर्नमेंट ये प्रॉमिस कर रहा था कि 100 दिनों का रोजगार तो हम आपको देंगे ही देंगे, और मान लो अगर 15 दिन के अंदर में गवर्नमेंट काम नहीं दे पाया तो गवर्नमेंट उन्हें देगा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, यानी कि काम करो या ना करो पैसे तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे 100 दिनों का। समझ गए बात। तो ऐसा कुछ सीन था नरेगा में, एमसीक्यू बन सकता है इससे, तो ध्यान देना थोड़ा उसके ऊपर। इसके बाद देखो यार दूसरा क्लासिफिकेशन, जहां अब हमें पढ़ना है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में। तो देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर को पूरी तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, और वहीं पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट के कंट्रोल पे नहीं है। तुम लोग सोच रहे हो कि गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करता है, तो गवर्नमेंट लाइसेंस प्रोवाइड करता है। जिस भी काम पे गवर्नमेंट का लाइसेंस का जरूरी पड़ता है हमें, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट होता है, और जिसमें लाइसेंस का जरूरी नहीं होता है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट होता है। तो इसीलिए जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें। बट ऐसा कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे नहीं होता है। और तुम्हें तो पता ही है ऑर्गेनाइज सेक्टर पे काम करोगी तो जॉब सिक्योरिटी नाम का भी चीज़ होता है। इसीलिए यार हमारे जो इंडियन पेरेंट्स है अक्सर हमें कहते रहते हैं यार गवर्नमेंट जॉब कर लो, यार गवर्नमेंट जॉब कर लो। उन्हें तो लगता है कि दुनिया में अगर कोई जॉब है वो है गवर्नमेंट जॉब। खैर उसे छोड़ते अभी। और वही अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे जॉब सिक्योरिटी नहीं होता है, जो काम करने का समय है वो भी कोई फिक्स नहीं होता है। और अगर मैं एग्जाम्पल का बात करूँ तो देखो बैंकिंग है, स्कूल है, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलूँ तो फार्मिंग, जो शॉपकीपर्स लोग होते हैं, इसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, या फिर जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है। तो यार देखो एक बात तो क्लियर है, जब हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को देखते हैं तो यहाँ में वर्कर के साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि एज ए गवर्नमेंट हम जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वर्कर के साथ, इसे कम कैसे कर सकते हैं। तो देखो अगर मैं एरिया वाइज बात करूँ तो हमारे रूरल एरियाज में लगभग 80% से भी जो ज़्यादा फार्मर्स है वो स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स है, माने छोटे मोटे फार्मर्स है। तो अगर गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करे, जैसे कि यार टाइमली सीड्स को डिलीवर करे, कुछ एग्रीकल्चरल इनपुट प्रोवाइड करे, सस्ते क्रेडिट्स और स्टोरेज फैसिलिटीज़ दे, तो इससे यार उनको काफ़ी मदद मिल सकता है। और अगर मैं बात करूँ अर्बन एरियाज़ का, मतलब शहरों में, तो देखो शहरों में ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसी को होता है तो वो है कैजुअल वर्कर्स को। ये लोग यार ऐसे वर्कर होते हैं जिनका कोई जॉब फिक्स नहीं होता है, दिन का काम करते हैं, मान लो कि आज काम मिला है कल नहीं भी मिल सकता है। तो इनके साथ भयंकर डिस्क्रिमिनेशन होता है, और गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेना चाहिए जिससे कि इनका यार कंडीशन इम्प्रूव हो। और आखिरी यार देखो सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है SC ST और जो बैकवर्ड कम्युनिटी से उनके साथ। देखो जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब का तो उधर तो उन्हें रिजर्वेशन मिलता है, बट जब हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को देखते हैं तो वहाँ ऐसा कुछ फैसिलिटी मिलता नहीं है, उनके साथ भयंकर डिस्क्रिमिनेशन होता है। और ये फैक्ट है भाई।
तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए यार इसके खिलाफ भी, जिससे कि इन्हें भी थोड़ा फ़ायदा मिले, बस यही है। इसके बाद तीसरा क्लासिफिकेशन, जहाँ यार प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। तुम्हें पता ही है पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट कंट्रोल करता है और प्राइवेट सेक्टर में कोई इंडिविजुअल या ग्रुप कंट्रोल करता होगा। और देखो दूसरा चीज़, पब्लिक सेक्टर पे जो भी काम होता है वो प्रॉफिट मोटिव से नहीं होता है, वो लोगों के लिए काम करता है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है। और इसका बिल्कुल ही अपोजिट प्राइवेट सेक्टर पे जो भी काम करता है वो प्रॉफिट मोटिव से होता है, लोगों के बारे में सोच के काम नहीं किया जाता है, अपना प्रॉफिट देखा जाता है बस। तो अगर एग्जाम्पल का बात करूँ पब्लिक सेक्टर का, तो रेलवे, गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पोस्ट ऑफिसेस, ये सब एग्जाम्पल्स है। और अगर प्राइवेट सेक्टर का एग्जाम्पल का बात करूँ तो टाटा, रिलायंस, पतंजलि और बहुत ज़्यादा भाई, पता ही है तुम लोगों को प्राइवेट सेक्टर का। तो अब देखो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान देना। क्या तुम लोगों को पता है हमारे इंडिया जैसे कंट्री पे पब्लिक सेक्टर का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। हमारा कंट्री अभी डेवलपिंग स्टेज पे है, तो बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट गरीबों को सपोर्ट करे। और गवर्नमेंट कैसे गरीबों को सपोर्ट कर सकता है? इस पब्लिक सेक्टर के द्वारा। अब देखो कैसे, देखो कुछ ऐसे सर्विसेज होता है जैसे कि रेलवे, हेल्थ, एजुकेशन, इनमें यार बहुत ही ज़्यादा खर्चा चाहिए होता है, और ये खर्चा सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही कर सकता है। और अगर चलो मान भी लिया कि प्राइवेट सेक्टर ने खर्चा किया, तो वो कोई सस्ते में नहीं मिलेगा तुम्हें। जैसे कि यार देखो प्राइवेट स्कूल्स है, तुम्हें पता है 2 लाख 3 लाख तक चला जाता है फी, बट गवर्नमेंट स्कूल में चले जाओ वहाँ यार बहुत ही चीप है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो पब्लिक सेक्टर है वो गरीबों के लिए काम करता है, यानी कि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए काम करता है। और वहीं पे जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो प्रॉफिट मोटिव यानी कि अपने फायदे के लिए काम करता है। तो बात कुछ ऐसा ही है भाई, और कुछ कहने के लिए है नहीं। तो आई गेस चैप्टर मैंने ख़त्म कर दिया है। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो यार ठीक है, ख़त्म करते हैं अपना कार्यक्रम, मिलते हैं कोई नया टॉपिक के साथ। थैंक यू, लव यू ऑल।